मैं कंचन आपका अपने चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और आज हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 की 6th लेसन। ये है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। तो आइए देखते हैं पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूपों को। देखिए जो पृथ्वी का स्थल रूप है इस पे सबसे पहले हमें देखने को मिलेगा महाद्वीप व महासागर। महाद्वीप व महासागर जो होता है इसे हम शामिल करते हैं प्रथम श्रेणी के उच्चावच के रूप में, यानी प्रथम श्रेणी। महाद्वीप महासागर दूसरा होता है एक द्वितीय श्रेणी के उच्चावच होते हैं, इसमें हम शामिल करते हैं पर्वत, पठार व मैदान। तो ये सारे द्वितीय श्रेणी के उच्चावच हैं। इनका संरचना कैसा होता है, किस प्रक्रम द्वारा इनका निर्माण होता है, क्या इनकी विशेषताएं होती हैं, मनुष्य जीवन में इन सब का क्या महत्वपूर्ण योगदान है, ये सब हम देखेंगे पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप अध्याय में। देखिए हम स्टार्ट करते हैं। ये जो स्थल रूप है, जैसे हम सब देखते हैं कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी की सतह जो है सभी जगह एक समान नहीं है। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं। कहीं पे हमें कुछ भाग ऊंचे नीचे, कुछ भाग समतल, तो कुछ बहुत अधिक गहरे। इस तरह से हमें पृथ्वी के सतह पे या पृथ्वी की भूपटपटी पे ये सारे स्थल रूप देखने को मिलेंगे। इतनी सारी विविधताएं भिन्नताएं देखने को मिलेंगे। ये स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं, यानी पृथ्वी कहीं से पृथ्वी का उत्थान हो रहा है, यानी पृथ्वी के जो स्थल खंड है वो ऊपर उठ रहे हैं, तो कहीं पे ऐसी आंतरिक हलचल हो रही है, आंतरिक गति हो रही है जिसकी वजह से कुछ स्थल भाग का अवतलन हो रहा है, नीचे धस रहे हैं। आपको यह जान के आश्चर्य होगा कि जो मैदान है जिसपे हम खड़े हैं, जिसपे हम विभिन्न क्रियाकलाप करते हैं, वो भी क्या है, गति कर रही है, धीरे धीरे उसमें गति हो रहा है और पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रहा है। देखिए प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत सारे स्थान जो है उन स्थानों पे पृथ्वी की सतह कहीं पे ऊपर उठ रही है तो कहीं पे नीचे धंस रही है। इन दोनों प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप हमें पृथ्वी पे स्थल रूपों का निर्माण देखने को मिलेगा। देखिए हम ये देख लेते हैं मुख्य तथ्य कि जो पहाड़ी व स्थलीय भाग है जो कि आसपास की भूमि से ऊंची उठी रहती है और 6000 मीटर से अधिक ऊंची एवं खड़ी ढाल वाली जो पहाड़ी है इनको जो हम कहते हैं पर्वत, यानी 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली जो पहाड़ियां होती हैं उसे हम कहते हैं पर्वत। ठीक, आइए हम देखते हैं एक एक करके सबको। देखिए इस चित्र में दिखाया गया है, यहाँ पे हमें पर्वत, पठार, ये हो गए झील, ये हो गए नदी, ये हो गया मैदान। यानी मैदान का निर्माण हमें अधिकांशतः नदियों व नदियों द्वारा लाए गए मलबे अवसादों को के जमाव द्वारा मैदान का निर्माण देखने को मिलता है। इसमें देखिए दिया है डेल्टा, नदी मुहाना क्या है दिखाया है। देखिए जो पर्वत हम देखें अभी कि 600 मीटर से कुछ ऊंची ढाल वाली, खड़ी ढाल वाली जो स्थलाकृति है उसे हम पर्वत कहते हैं। पठार जो होता है पर्वत से नीचा होता है। ये जो होते हैं खनिज संसाधन में काफी समृद्ध होते हैं और काफी स्थिर माने जाते हैं, यानी जो भी आंतरिक हलचलों द्वारा इन पे बहुत कम प्रभावित होते हैं, यानी ज्वालामुखी या भूकंप का कम प्रभाव क्षेत्र देखने को मिलता है पठारों पे। जो नदियां होती है, नदियों का निर्माण हमें नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव द्वारा देखने को मिलता है। जैसे ये नदी दिया गया है, ये नदी मार्ग अपने मार्ग में लाए गए अवसादों को जमाव करती है, उस जमाव द्वारा उस हमें अधिकांशतः मैदान का निर्माण देखने को मिलता है। यही नदी की कुछ छोटी छोटी सहायक नदियां, यानी छोटी छोटी नदी जलधाराएं आके इन नदियों में मिल जाती हैं, तो ये होती हैं सहायक नदी। यानी जो मुख्य नदी है उस नदी में कोई छोटी जलधारा आके मिल जाती है उसे हम सहायक नदी कहते हैं। तो और इन सहायक नदियां जो होती है, सहायक नदी, मुख्य नदी, जो इसका बहाव क्षेत्र होता है इसको हम कहते हैं नदी बेसिन। और ये होगी सहायक नदी। देखिए ये सहायक नदी दिया हुआ है, यानी ये मुख्य नदी है, इस मुख्य नदी में ये एक छोटी नदी आके मिल जा रही है, तो ये होगी इसकी सहायक नदी। और ये मुख्य नदी से कोई छोटी सी जलधारा इससे निकल के अलग हो जाती है, यानी इससे कोई जलधारा अलग होकर के जाके सागर में मिलती है, तो इसे हम कहते हैं वितरिका।
तो यानी कोई छोटी नदी आके इसमें मिल जा रही है, वो इसकी सहायक नदी होगी, जो इससे अलग होकर एक जलधारा अलग होकर के जाके समुद्र में मिलती है, तो इसे हम वितरिका कहते हैं। और जो नदी का मुहाना है, नदी का मुहाना यानी जो नदी मुख्य नदी है वो जाकर के सागर में मिल जाती है। सागर में जिस जगह से क्षेत्र में जाके मिलती है, विलीन हो जाती है, या उसका जो गंतव्य स्थल है, इसको हम नाम देते हैं नदी मुहाना। इसे हम कहते हैं नदी मुहाना। तो नदी मुहाने पे क्या होता है कि जब नदी सागर से मिलने के पास अवस्था में होती है, और उसमें क्या होती है कि अवसादों की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है, अवसादों का बहुत जमाव अधिक हो जाता है, तो नदी का जो बहाव क्षेत्र होता है या उसका जो गति होती है, बहाव गति होती है, वो कम हो जाती है। कम होने की वजह से जो अवसाद होते हैं, उन अवसादों को छोड़ने लगती है, निक्षेपित करके, और उसमें से छोटी-छोटी जलधाराओं के रूप में वो नदी क्या होती है कि छोटी-छोटी जलधाराओं के रूप में उस अवसादों के बीच में से वो जो जल क्षेत्र है बहा करके समुद्र में मिल जाती है। तो उन जो छोटे-छोटे अवसादों को भागों में बिछा करके जो अवसाद जमा होते हैं, एक उनकी जो आकृति होती है वो डेल्टा के समान ही देखने को मिलती है, जिस तरह से त्रिभुजाकार होता है, इसी आकृति में वो मिलती है, तो इसे ही डेल्टा कहा जाता है। और डेल्टा का निर्माण हमें नदी के मुहाने पे देखने को मिलेगा। तो हमने वितरिका देख लिया, डेल्टा, सहायक नदी, नदी मुहाना, ये सारे नदी द्वारा ही निर्मित स्थलाकृतियां या फिर तत्व हैं। इसमें देखिए मैदान हम देख ही लिए हैं, समुद्र, ये जो विशाल जल राशि होता है समुद्र। द्वीप जो होता है, द्वीप एक छोटा स्थल खंड होता है जो सागर में या समुद्र में चारों तरफ से जल द्वारा घिरा रहता है, ये है द्वीप। ये जल संधि दिया है, जो जल संधि होता है ये दो विशाल जल राशियों को या सागर या महासागर सागर महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है, या कहें कि स्थल खंडों को ये अलग भी करता है, जल संधि। तो ये होगी जल संधि। स्थल संधि जो होता है वो दो स्थलीय भागों को क्या करता है, जोड़ने का कार्य करता है, इसे हम स्थल संधि कहते हैं। स्थल संधि तट जो दिया हुआ है, सागर का जो किनारे वाला भाग होता है, तटवर्ती भाग, या फिर सागर का जो बिल्कुल सीमांत भाग होता है, इसे हम तट के नाम से जानते हैं। ये जो घाटी दिया है, घाटी जो होता है ये नदी का जो युवा अवस्था है उसमें नदी युवा अवस्था में रहती है, तो उसमें उसकी जल राशि की जो गति होती है बहुत तेज होती है, और बहुत ऊंचाई से उसका उद्गम हुआ रहता है, तो ऊंचाई की से उद्गम होने के कारण उसकी धारा बहुत ही तेज होती है। तेज होने की वजह से वो बहुत कटाव करते हुए नदी अपने युवा अवस्था से प्रौढ़ावस्था वो वृद्धावस्था तक गुजरती है। तो नदी घाटी का निर्माण वो हमें युवा अवस्था में ही करते हुए दिखाई देती है। तो नदी घाटी हमें युवा अवस्था में ही देखने को मिलेगा। ये कहेंगे पर्वत श्रेणियों के बीच में नदी घाटियां अधिकांशतः में देखने को मिलेंगी। हम आगे देखते हैं दूसरी या बाह्य प्रक्रिया। अब हम देखेंगे बाह्य प्रक्रिया। हम आंतरिक प्रक्रिया देखें अभी ऊपर, यानी एक पहली प्रक्रिया की आंतरिक प्रक्रिया। इस आंतरिक प्रक्रिया के कारण पृथ्वी के अंदर जो आंतरिक हलचलें होती हैं, तो इससे पृथ्वी या तो कहीं सतह ऊपर उठता है या कहीं नीचे धंसता है। और दूसरी प्रक्रिया देखेंगे हम बाह्य प्रक्रिया। इसके अंतर्गत क्या होगा कि पृथ्वी के बाह्य स्थल रूप पे हमें जो भी प्रक्रिया होगी वो हमें देखने को मिलेगी। इसके द्वारा क्या होता है, बाह्य प्रक्रिया द्वारा स्थल जो है लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया है। स्थल के लगातार बनने एवं टूटने, यानी ये जो पृथ्वी की बाह्य शक्तियां इसमें शामिल होती हैं। जैसे पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को हम अपरदन कहते हैं। अपरदन यानी पृथ्वी का जो ऊपर का स्थल खंड है वो इसमें कई कारकों द्वारा उनका टूटना, उनका विघटन होना, वो उनका घिसना, इन सारी प्रक्रियाओं द्वारा स्थल खंड का क्षरण होता है, उसे हम अपरदन कहते हैं। और अपरदन की क्रिया के द्वारा क्या होती है, सतह धीरे धीरे नीचे होती है। यानी कोई स्थल खंड है, इसका धीरे धीरे अपरदन होगा तो फिर इसका क्षरण होता जाएगा, तो धीरे धीरे इसका आकार क्या होगा, कम होता जाएगा, या फिर ये सतह नीचे होती जाएगी, और एक दिन ये बिल्कुल अपरदन जो क्रियाएं इस पे कार्य करेंगी एक दिन इसको समाप्त कर देंगी। और फिर इससे जो भी मलबा उत्पन्न होगा, तो इस मलबा द्वारा क्या होता है, बहुत सारे कारक जैसे वायु, जल,
हिम नदी, इन सारे द्वारा इसको बहा के ले जाके दूसरे स्थान पे ढलान की दिशा में दूसरे स्थान पर ले जाके इसका क्या होगा, निक्षेपण कर दिया जाएगा। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे निक्षेपित हो जगह जिस प्रक्रिया द्वारा यहाँ पे ले आके जमाव होगा इसे हम कहते हैं निक्षेपण। ठीक, तो इस प्रक्रिया द्वारा फिर से निर्माण कार्य में देखने को मिलेगा। ये दो प्रक्रियाएं हैं, दो प्रक्रियाएं में एक तो बहते हुए जल और दूसरा है वायु तथा बर्फ। देखिए तीन भी कह सकते हैं, बहता हुआ जल हो गया, वायु अलग हो गया, बर्फ अलग हो गया। इसके बढ़ते क्रम में देखा जाए तो जो बहता हुआ जल है ये बहुत प्रभावी प्रक्रिया है, यानी सर्वाधिक प्रभाव या अपरदन अपक्षय इसके द्वारा देखने को मिलेगा। उसके बाद वायु का स्थान आता है, उसके बाद बर्फ यानी हिम नदियों द्वारा या हिमालय द्वारा। देखिए हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई ढाल के आधार पर पर्वत, पठार एवं मैदान में वर्गीकृत कर सकते हैं। हम देखते हैं सबसे पहले पर्वत को। देखिए जो पर्वत है, पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है, यानी सबसे पृथ्वी पे यदि सबसे ऊंचाई की बात करें तो हमें पर्वत की ही ऊंचाई देखने को मिलती है। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार क्या होता है, चौड़ा होता है। यह आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाएंगे, क्योंकि ऊंचाई बढ़ती जाती है तो इनकी जलवायु ठंडी होती जाती है। और कुछ पर्वत हमेशा ही जमी रहने वाले बर्फ से ढका रहता है, बर्फ चादरों से, जिसे ग्लेशियर कहते हैं। और यहाँ से हमें नदियों की उत्पत्ति देखने को मिलती है। जो बर्फ की चादरें होती हैं इसे हम क्या कहते हैं, हिमानी। जो हमेशा जमने वाले, हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की चादर होती है उसे हिमानी कहते हैं। देखिए यहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर भी हैं, जिन्हें हम नहीं देख सकते हैं। कठोर जलवायु होने के कारण जो पर्वतीय क्षेत्र है इसमें बहुत कम लोग निवास करते हैं, क्योंकि पर्वत पे एक तो गतिशीलता वहाँ पे बहुत कम हो जाती है, क्योंकि बहुत ऊंचाई, ढाल बहुत अधिक होता है इस वजह से। फिर ऊंचाई अधिक होने की वजह से जलवायु भी बहुत ठंडी होती है यहाँ पे। तो वहाँ का जो धरातल होता है खड़ी ढाल वाला होता है, और कृषि योग्य भूमि की कमी होती है, यानी समतल भूमि में कृषि करना काफी आसान होता है और पर्वतों में उसकी अपेक्षा बहुत कठिन होता है। तो इसलिए उस पर कृषि कार्य करना बहुत अधिक कठिन होता है। ये मुख्य तथ्य है कि पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं, जिसे हम श्रृंखला के नाम से जानते हैं। तो पर्वतों का एक जो व्यवस्थित क्रम हमें देखने को मिलता है उसे हम पर्वत श्रृंखला कहते हैं। देखिए बहुत से पर्वतीय तंत्र समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं जो सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं, जैसे हिमालय, आल्प्स, एंडेज। ये क्रमशः एशिया, यूरोप, दक्षिण अमेरिका में, हिमालय में एशिया में देखने को मिल जाएगा, आल्प्स यूरोप में, व एंडेज दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखला में शामिल है। और एंडेज जो है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। तो पर्वतों की ऊंचाई में आकार में भिन्नता होती है, ऊंचाई व आकार में भिन्नता के आधार पर इसे हम तीन प्रकार में बांटा गया है कि पर्वत तीन प्रकार के होते हैं। एक हो गया बलित पर्वत, दूसरा ब्रंशोत्थ पर्वत तथा तीसरा हो गया ज्वालामुखी पर्वत। वलित पर्वत जैसे कि उदाहरण दिया गया वलित पर्वत का, यानी वलित पर्वत का निर्माण जो होता है मोड़ पड़ने की वजह से इसमें इनका निर्माण होता है। जैसे कोई भूसंनति होती है, इसमें मलबे के निक्षेप द्वारा, जमाव द्वारा, फिर पृथ्वी के आंतरिक हलचलों द्वारा उसमें जब संपीड़न बल लगता है तो संपीड़न बल के कारण इसमें कंप्रेशन होता है, दबाव के द्वारा वो मोड़ का रूप लेता है या उसमें वलन पड़ता है। तो इस प्रकार से हमें वलित पर्वत की संरचना या वलित पर्वत का निर्माण देखने को मिलता है। तो ये जो हमारे हिमालय है एक प्रकार का ये नवीन वलित पर्वत ही है, जिसकी ऊंचाई अभी भी बढ़ रही है वलन प्रक्रिया द्वारा। देखिए जो इसमें दिया है कि हिमालय तथा आल्प्स वलित पर्वत हैं, जिनकी सतह ऊबड़ खाबड़ शिखर शंक्वाकार है। और जो भारत में देखते हैं अरावली पर्वत श्रृंखला, जो अरावली पर्वत श्रृंखला है विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। वलित थी पहले, लेकिन फिर इसका अपक्षरण, अपरदन द्वारा क्षरण हो चुका है, एक अवशिष्ट पहाड़ी के रूप में बची है। तो विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। अपरदन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। इसी प्रकार से हम उत्तरी अमेरिका में देखें तो उत्तरी अमेरिका का जो अपलेशियन व रूस का जो यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देता है, इनकी भी ऊंचाई कम है, इसी अपरदन के द्वारा कम होता जा रहा है। देखिए जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है स्थलखंड का और टूटकर वो ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है, ऊर्ध्वाधर रूप से जब विस्थापित होता है तो उससे भ्रंशोत्थ पर्वतों का निर्माण होता है।
ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड हास्ट तथा नीचे धंसे हुए खंड को क्या कहते हैं, द्रोणिका या भ्रंश, या इसे ही हम क्या कहते हैं, रिफ्ट वैली भी कहते हैं। तो ग्राबन है, ये एक जर्मन शब्द है, जर्मनी का, जिसे ग्राबन भी कहा जाता है। यूरोप में हम देखते हैं राइन घाटी तथा वासजेज पर्वत, इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण, यानी जो राइन घाटी वो रिफ्ट वैली का हो गया, वासजेज पर्वत आपको देखने को मिलेगा ब्रंसोत पर्वत का उदाहरण है। ये तो हो गया भ्रंशोत्थ पर्वत। आगे हम देखते हैं ज्वालामुखी पर्वत। ये जो ज्वालामुखी पर्वत होते हैं, ये ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। जो अफ्रीका में हमें देखने को मिलेगा माउंट किलिमंजारो। तो जो माउंट किलिमंजारो है, ये एक प्रकार का ज्वालामुखी पर्वत है। इस प्रकार से हमें जापान में देखने को मिलेगा फ्यूजियामा। तो फ्यूजियामा भी एक प्रकार का ज्वालामुखी पर्वत है। देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है भ्रंशोत्थ पर्वत का उदाहरण, यानी ये कोई स्थल खंड है, इसमें आंतरिक हलचलों द्वारा जो बीच का भाग रहता है, इस पे दबाव पड़ता है, और ये क्या होता है कि नीचे की तरफ इसमें धंसा होता है, नीचे की तरफ ये गतिशील होता है, तो ये द्रोणिका बनता है। इसे हम क्या कहते हैं, रिफ्ट वैली। इसे हम रिफ्ट वैली कहते हैं, या भ्रंश घाटी, भ्रंश द्रोणिका या भ्रंश घाटी कहते हैं। और जो इसके बगल का जो भाग है, स्थिर रहता है, तो ये जब ये नीचे धंसता है तो ये फिर इसकी ऊंचाई बढ़ जाती है, ये ऊंचा हो जाता है इसकी अपेक्षा। तो यही जो उत्थित स्थल खंड होता है, इसे हम क्या कहते हैं, इस उत्थित स्थल खंड को हम भ्रंश पर्वत या इसे हम भ्रंशोत्थ पर्वत कहते हैं। इसे हम भ्रंशोत्थ पर्वत कहते हैं। आगे देखते हैं, जैसे हम ज्वालामुखी पर्वत देख लिए। देखिए पर्वत के लाभ बहुत होते हैं, पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो ये कारण है कि पर्वत, ये सारे महत्वपूर्ण इसकी विशेषताएं हैं या लाभ है। पहला हो गया पर्वत जल के संग्राहक होते हैं। दूसरा हुआ कि बहुत से नदियों का स्रोत पर्वतों में ही स्थित जो हिमानियां होती हैं, हिमालय में होता है। तो एक विशेषता तो इसकी ये हो गई। फिर जलाशयों के जल को लोगों तक पहुंचाया, मतलब जलाशयों का जो जल होता है उनको लोगों तक पहुंचाया जाता है। पर्वतों के जल का उपयोग हम सिंचाई, पनबिजली के उत्पादन में भी करते हैं। नदी घाटियां तथा नदी वेदिकाएं कृषि के लिए उपयुक्त होती है नदी घाटियों में, यानी सभी सारे जल से जुड़े हुए हैं, यानी पर्वत से ही नदियां निकलती हैं। नदी घाटियां जो होती हैं वो सिंचाई, पनबिजली के लिए, कृषि के लिए, ये सारे के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। फिर दूसरा लाभ, अगला जो लाभ है ये है कि पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां और जीव जंतु पाए जाते हैं, जो कि मानव उपयोग के लिए काफी महत्वपूर्ण है। वनों से हमें ईंधन, चारा, आश्रय तथा दूसरे उत्पाद जैसे कि गोंद, रेजिन इत्यादि प्राप्त होते हैं। सैलानियों के लिए, सैलानी यानी जो पर्यटक आते हैं घूमने के लिए, उनके लिए भी ये पर्वतीय भाग काफी उपयुक्त स्थान होता है, काफी मनोहर दृश्य प्रस्तुत करता है सैलानियों के लिए। इसमें वे पर्वतों की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के खेल होते हैं। खेल में जैसे पर्वतों पे या फिर जैसे ग्लेशियर भागे, हिमानी वाले भागे, बर्फ वाले, तो उसमें लोग पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग तथा स्कीइंग, पर्वतों के ये सारे प्रचलित खेल हैं। हम आगे देखते हैं पठार। पठार जो होता है उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है। इसका ऊपरी भाग जो होता है मेज के समान सपाट होता है, और किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं, यानी इनका ढाल जो होता है खड़ा होता है। पठारों की ऊंचाई प्रायः ये दी है कि कुछ 100 मीटर से लेकर के कई हजार मीटर तक हो सकती है। पर्वतों की तरह जो पठार भी हैं ये भी नए व पुराने हो सकते हैं। भारत का जो दक्कन का पठार है पुराने पठारों में से एक है। इसमें इसके अतिरिक्त केन्या, तंजानिया, युगांडा का जो पूर्वी अफ्रीकी पठार है एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण हैं। तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार जो हम जानते हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। इसकी ऊंचाई जो है, इसकी ऊंचाई का माध्य यानी औसत ऊंचाई देखें समुद्र तल से तो 4000 से 6000 मीटर तक है तिब्बत का पठार। इसे विश्व के छत के नाम से भी जानते हैं। पठार बहुत उपयोगी होते हैं। इसका क्या उपयोग है, देखिए ये जो है खनिजों में काफी संपन्न होते हैं। विश्व के जितने भी हमें खनन क्षेत्र देखने को मिलेंगे ये पठारी भागों में ही स्थित है। और जो अफ्रीका का पठार है सोना एवं हीरा, इसके खनन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। भारत का यदि छोटा नागपुर का पठार देखें तो ये लोहा, कोयला, मैग्नीज आदि इन सारे दृष्टि से बहुत ही बड़े भंडार का ये स्रोत है।
पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं क्योंकि यहाँ नदियाँ जो ऊंचाई से गिरती हैं, तो इसलिए ये जलप्रपात के लिए भी उपयुक्त दशाएं उपलब्ध कराता है। भारत के जैसे छोटा नागपुर का पठारी, इस पे स्वर्णरेखा नदी पे स्थित हुंडरू जलप्रपात, कर्नाटक में जोग जलप्रपात, इस प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण हैं। जो लावा का पठार होता है उसमें काली मिट्टी की प्रचुरता होती है, काली मिट्टी जो कि बहुत उपजाऊ होती है और खेती के लिए, कपास कृषि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और कई पठारों में रमणीय स्थल भी होते हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। तो ये सारे लाभ हैं हमारे पठारों पर देखने को मिलते हैं, वहाँ के निवासियों को इन सारे लाभ प्राप्त होते हैं। आगे देखते हैं मैदान। मैदान जो है समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। वे सामान्यतः ये जो होते हैं समुद्र तल से इसकी जो औसत ऊंचाई होती है 200 मीटर से अधिक ऊंचे ये नहीं होते हैं, लगभग 200 मीटर तक इनकी ऊंचाई होती है। कुछ मैदान काफी समतल होते हैं, कुछ उर्मिल या तरंगित, यानी उर्मिल तरंगित का मतलब उसमें लहरदार होते हैं। अधिकांश मैदान नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने होते हैं। नदियां पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती हैं तथा उन्हें अपरदित कर देती हैं। वे उन्हीं अपरदित जो पदार्थ मिलते हैं उनसे, वो जो मलबा या अवसाद जो होता है उसे आगे लेके आती हैं और उन्हीं सारे पदार्थों को इसमें शामिल होते हैं। उसमें पत्थर, बालू, सिल्ट, ये सारी चीजें शामिल होती हैं और वो उन्हें अपने घाटियों में निक्षेपित कर देते हैं और इन्हीं निक्षेपों से मैदान का निर्माण होता है। सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। उपजाऊ के साथ साथ ये परिवहन के साधनों का भी निर्माण करना यहाँ पे आसान होता है। परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है, इसलिए मैदान जो होता है विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। जैसे नदियों द्वारा बनाए गए प्रमुख मैदान है, जैसे बड़े मैदान हमें देखने को मिल जाएंगे हमें एशिया में, उत्तरी अमेरिका में, जहाँ पे नदियों का हमें घनत्व अधिक देखने को मिलता है। एशिया में स्थित यदि मैदान की बात करें तो हमें गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान, चीन में यांगत्से नदी का मैदान इसके प्रमुख उदाहरण हैं। देखिए जो मैदान के लाभ है ये है कि मनुष्यों के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र होता है। यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है क्योंकि मकान बनाने, खेती करने के लिए समतल भूमि की प्रचुरता हमें यहाँ पे मैदानी क्षेत्र में मिल जाती है इस कारण से। और उपजाऊ मिट्टी के कारण यह भाग खेती करने के लिए तो काफी उपयुक्त है ही। जैसे भारत का गंगा का मैदान देश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। क्यों? क्योंकि समतल है, उपजाऊ भूमि है, वहाँ पे परिवहन के साधनों के विकास के लिए काफी उपयुक्त धरातलीय दशाएं हैं। इस वजह से स्थल रूप एवं लोग, यानी स्थल रूप जो है और वहाँ पे लोगों का जो संबंध है क्या है, किस प्रकार के स्थल रूपों से किस प्रकार की जनसंख्या घनत्व है, किस प्रकार के लोगों का रहन सहन है, किस प्रकार के वहाँ पे उनके क्रियाकलाप है, आर्थिक व्यवसाय है। स्थल रूपों की विभिन्नता के अनुरूप ही जो मानव है विभिन्न प्रकार के जीवन यापन करते हैं। जैसे पर्वतीय क्षेत्रों का जो जीवन होता है बहुत कठिन होता है, मैदानी क्षेत्रों का जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में सरल होता है। मैदानों में फसलें उगाना, घर बनाना, सड़कें बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक आसान होता है क्योंकि समतल भूमि मिल जाते हैं यहाँ पे। विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों पर रहने वाले जो लोग हैं उनका रहन सहन का तरीकों में कुछ अंतर होता है। जैसे कभी कभी जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार, तूफान या बाढ़ बहुत विनाश कर देते हैं। इन आकस्मिक घटनाओं के बारे में भी जागरूकता पैदा करके हम इनसे आने वाले खतरों को कम कर सकते हैं। हम कितने तरीकों से जल एवं स्थल को उपयोग में ला सकते हैं, इसका पता हम क्या कर सकते हैं, अपने आसपास के क्षेत्र से लगा सकते हैं। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी जितने भी स्थल रूप है उन स्थल रूपों का मानव के जीवन से सीधा संबंध है। जिस प्रकार का स्थल रूप है उस प्रकार का मानव का वहाँ का जीवन चर्या है, उस प्रकार के लोगों का व्यवसाय है, उस प्रकार का रहन सहन है, उस प्रकार का खान पान, उस प्रकार की उनकी संस्कृति, सभ्यताएं, परंपराएं भी हमें देखने को मिलती हैं। और जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है वैसे वैसे जो भी स्थल रूप है मनुष्यों का उस पर मानव समाज का दबाव बढ़ता जा रहा है। तो लोग क्या कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे प्रदूषण समस्याएं आ रही हैं, लोग कूड़ा किसी भी भूमि पर या पानी कहीं भी फेंक देते हैं, उन्हें गंदा कर देते हैं। हमें प्रकृति के इस महत्वपूर्ण वरदान का उपयोग इस प्रकार नहीं करना चाहिए। यानी
और वो भी हमारे मनुष्य का जिस प्रकार के क्षेत्र में रह रहा है, जिस प्रकार की उसकी शिक्षा है, उस प्रकार की उसकी सोच होगी और उस प्रकार से वो व्यवहार करेगा, उस प्रकार से अपने पर्यावरण को प्रभावित करेगा। तो हमें हमारा कर्तव्य है कि हम क्या करें, हम आगे आने वाले पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखें अपने पर्यावरण को, अपनी पृथ्वी को, अपने जिस भी हम पर्यावरण में जिस स्थल स्वरूप में निवास कर रहे हैं, उसको हम सुरक्षित व प्रदूषण रहित रखने का प्रयास करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।